हाँ तो बच्चों, कल के वीडियो में संस्कृत की द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव का मैंने पढ़ाया और आज उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए। द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम का कहता है, बिहार राज्य की राजधानी नगर है। बिहार राज्य की राजधानी नगर है पाटलिपुत्र। बिहार राज्य की राजधानी नगर है पाटलिपुत्र। बिहार राज्य की राजधानी नगर कौन सा है बच्चों? तो याद रखना, पाटलिपुत्र। सभी कालों में 2 नंबर के प्रश्न हैं कि सभी कालों में महत्व को धारण कौन किए हुए हैं? सभी कालों में अपने महत्व को धारण कौन किए हुए हैं? तो याद रखना बच्चों, पाटलिपुत्र। कौन धारण किए हुए हैं? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। ऑप्शन 3 अलग भी आएंगे तो याद रखना पाटलिपुत्र। सभी कालों में महत्व को धारण किए हुए हैं पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो बच्चों, पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना। पाटलिपुत्र का जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है। कितना? 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन में क्या किए, कभी दे देंगे 2500 ना दे करके 2000 दे देंगे, 1500 दे देंगे, 1200 या 1000 देंगे। तो याद रखेंगे जो चारों वैल्यू में, चारों मान में जो मैक्सिमम है उसको टिक करेंगे, चाहे वो 2500 हो, 2000 हो, 1500 हो, जो भी हो, जो मैक्सिमम है उसको करेंगे। तो याद रखना कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पुस्तक के अनुसार 2500 वर्ष पुराना है पाटलिपुत्र का इतिहास। किसका इतिहास? पाटलिपुत्र का इतिहास। आगे कहा कि पाटलिपुत्र किस किस क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षित करता है? पाटलिपुत्र किस किस क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षित करता है? तो 3 क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षित करता। वो 3 क्षेत्र हैं, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। कितने क्षेत्र? तो 3 क्षेत्र। कौन कौन? तो धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। पाटलिपुत्र किस किस क्षेत्र में ध्यान आकर्षित करते हैं? तो याद रखना बच्चों, 3 क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में ध्यान आकर्षित करते हैं। आगे कहा, कौन कौन विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आए? कौन कौन विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आए? तो मेगास्थनीज, जो यूनान का राजदूत था, मेगास्थनीज आए, फाहियान आए, ह्वेनसांग आए, फाहियान, ह्वेनसांग आए, इत्सिंग आदि, ये सभी विद्वान पाटलिपुत्र आए। जो मेगास्थनीज यूनान का था, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, ये चाइनीज थे, ये चीन का रहने वाले थे। ये पाटलिपुत्र आए और आकर के अपने अपने यादगार ग्रंथों में पाटलिपुत्र का वर्णन किया। मेगास्थनीज भी, जबकि मेगास्थनीज आए तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए, और जब इन्होंने आया तो पाटलिपुत्र का वर्णन अपनी यादगार ग्रंथों में लिखा। तो उसमें लिखा कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य काले मेगास्थनीज पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्ट सिद्धति, ऐसा लिखा था मेगास्थनीज अपने यादगार ग्रंथों में। आगे कहता,
6 नंबर का प्रश्न है कि विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आकर क्या किया। पाटलिपुत्र का वर्णन अपनी यादगार ग्रंथों में किया। जब आया तो आया किस लिए, तो पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र की वर्णन जाना, उसे पहचाना और उसके बारे में उन्होंने लिखा अपने यादगार ग्रंथों में। पाटलिपुत्र का वर्णन अपनी यादगार ग्रंथों में किया। जो विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आए थे, जो विदेश के रहने वाले थे। आगे कहता कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किसका सामान्य परिचय है, तो पाटलिपुत्र का। ये जो पाटलिपुत्र वैभव पाठ है, पाटलिपुत्र वैभव का अर्थ पाटलिपुत्र का वर्णन। ये जो पाटलिपुत्र वैभव पाठ है, वैभव पाठ में किसका सामान्य परिचय है, तो बच्चों पाटलिपुत्र का सामान्य परिचय है। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किसका सामान्य परिचय है, तो पाटलिपुत्र का। आगे कहता कि प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ महानगर है। याद रखना बच्चों कि प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ महानगर है, तो गंगा नदी के किनारे। ये भी बात बताए कि भारत में सबसे पवित्र नदी गंगा, और ये गंगा नदी कहता कि गंगा नदी के किनारे कौन सा महानगर है, पाटलिपुत्र है। कौन सा नदी, कौन सा महानगर, पाटलिपुत्र। उसी पाटलिपुत्र में एक कवि था, नाम दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त के द्वारा लिखे गए काव्य का नाम है कूटनीम ताक्ष। कूटनीम, दामोदर गुप्त के द्वारा लिखे गए काव्य का नाम है बच्चों कूटनीम। दामोदर गुप्त के द्वारा लिखे गए काव्य का क्या नाम है, कूटनीम नाम है। कूटनीम, जिस कूटनीम काव्य में दामोदर गुप्त ने लिखा है अस्ति महीतल तिलकम स्वसत्ति कुल गृहम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। मैंने कल भी कहा था बच्चों कि पुरंदर, इससे पिछले वीडियो में मैंने कहा कि पुरंदर इंद्र को कहते हैं। तो दामोदर गुप्त के द्वारा लिखे गए काव्य का नाम कूटनीम ताक्ष है। आगे, पृथ्वी का तिलक, सरस्वती का घर, इंद्र का राज किस महानगर को कहा गया है, तो याद रखना पाटलिपुत्र को। इसी में तो कहा था दामोदर गुप्त नाम का कवि ने कूटनीम काव्य में कहा कि अस्ति महीतल तिलकम सरस्वती कुल गृहम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम कहा था। आगे, वर्तत्य का अर्थ है बच्चों, वर्तत्य का भी अर्थ हाय होता है। जैसे अस्थि का भी अर्थ हाय ही होता है, अस्थि का भी अर्थ। तो ये अस्थि जो है प्रत्येक लकार धातु को 2 भागों में बांटा। एक भाग को कहते तिगंत में 2 भागों, एक को आत्मनेपदी, एक को परस्मैपदी। तो धातु रूप को, उसमें भी क्रिया धातु रूप को 2 भागों में बांटा। 2 भागों में बांटा तो एक को कहा आत्मनेपदी धातु, एक को परस्मैपदी धातु। तो परस्मैपदी धातु का जो सूत्र है उसमें अस्थि आते हैं, जिसमें तीत अंति शीथ था आमी आवा आमा आते हैं। ये परस्मय का और आत्मने का जो है ते एते अंते आते हैं, और उसमें वर्तत्ते जिसका अर्थ हाय होता है। ये 11 नंबर के प्रश्न। अब 12 में देखते हैं, अस्ति महीतल तिलकम परिभूत पुरंदर स्थानम किस काव्य में कहा गया है।
पूरा श्लोक है, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। ये कहा गया है कूटनीम काव्य में। कहा कौन है? तो दामोदर गुप्त ने कहा। कौन से कवि ने कहा? दामोदर गुप्त ने कहा है कि पृथ्वी का तिलक, सरस्वती का घर, इंद्र का राज्य पाटलिपुत्र को कहा गया है। पुरंदर किसे कहा गया? तो याद रखना बच्चों, पुरंदर इंद्र को कहा गया। पुरंदर किसको कहा गया? पुरंदर इंद्र को कहा गया। भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था? भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था? पाटलीग्राम नाम था। भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था? पाटलीग्राम नाम था। उस समय में पाटलिपुत्र नहीं था, गंगा के किनारे पाटलीग्राम स्थित था, जिसके किनारे भगवान बुद्ध इस गांव भी जाया करते थे। नदी के किनारे किनारे जब जाते थे तो पाटलीग्राम जाया करते थे। इस गांव के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह गांव महानगर होगा, किंतु 3 चीज से भयभीत रहेगा। वो आगे बताते हैं, कहते हैं किसमें सुने हैं कि बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम था। आप किसमें सुने हैं? तो इतिहास से सूर्यते, इतिहास में सुने हैं कि भगवान बुद्ध के समय में पाटलीग्राम था, वो गंगा नदी के किनारे था। किसमें सुने हैं कि बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम था? तो बच्चों इतिहास में सुने हैं, ऐसा पाठ में लिखा है। कौन सा गांव भगवान बुद्ध बहुत बार आया? तो याद रखना पाटलीग्राम। कौन सा गांव? पाटलीग्राम। कौन सा गांव भगवान बुद्ध बहुत बार आया? तो पाटलीग्राम आया। भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा? भगवान बुद्ध ने कहा यह ग्राम महानगर होगा। अयम ग्राम महानगरम भविष्यति। यह गांव महानगर होगा, किंतु 3 चीज से भयभीत रहेगा। 3 से भयभीत होगा। अग्निदाहस्य, जलपूरस्य, कलहस्य। आग, बाढ़ और झगड़ा से। आग से अग्निदाहस्य, बाढ़, जलपूरस्य, कलहस्य, झगड़ा से भयभीत रहेंगे। पाटलिपुत्र ऐसा किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा था। कुछ समय के बाद पाटलीग्राम क्या कहलाने लगे? भगवान बुद्ध कुछ ही समय पहले कहे थे कि यह गांव महानगर होगा। भगवान बुद्ध के कहने के कुछ दिन बाद पाटलीग्राम क्या कहलाने लगा? तो पाटलिपुत्र कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? पाटलिपुत्र कहलाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था कैसा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्ट सी थी, यानी अत्यंत उत्कृष्ट था। अत्यंत उत्कृष्ट किसके समय में? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आए। कौन आए थे बच्चों? मेगास्थनीज पाटलिपुत्र किसके समय में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। और उन्होंने ये जो अत्युत्कृष्टता सिद्धि थी, इन्होंने अपनी यादगार ग्रंथों में लिखा था। मेगास्थनीज कहां का राजदूत था? ये जो मेगास्थनीज था, ये मेगास्थनीज कहां का राजदूत था? मेगास्थनीज यूनान का राजदूत। मेगास्थनीज कहां का? यूनान का राजदूत था। मेगास्थनीज अपने
यादगार अपने यादगार ग्रंथों में क्या लिखा। मेगास्थनीज अपने यादगार, मेगास्थनीज अपने यादगार ग्रंथों में, मेगास्थनीज अपनी यादगार ग्रंथों में क्या लिखा। तो बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की शोभा अत्यंत उत्कृष्ट रहा है, ऐसा मेगास्थनीज ने लिखा। आदि संस्कृत में कहे तो चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टा सिद्धि थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्ट सिद्धि था, ऐसा मेगास्थनीज ने अपनी यादगार ग्रंथों में लिखा। प्रियदर्शी अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा था। तो सूतराम संविद्धम कैसा था। प्रियदर्शी अशोक के समय में पाटलिपुत्र कैसा था। सूतराम संविद्धम था। कैसा था। सूतराम संविद्धम था। प्रियदर्शी अशोक के समय में पाटलिपुत्र कैसा था। सूतराम संविद्धम था। बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र का प्राचीन परंपरा कौन सी बनी रही। सरस्वती परंपरा। कौन सी परंपरा। सरस्वती परंपरा। यही सरस्वती परंपरा के अंतर्गत एक कवि थे जिसका नाम था राजशेखर। क्या नाम था। राजशेखर। कहता है स्व काव्य मीमांसा काव्य के कवि कौन है। राजशेखर। राजशेखर ने काव्य लिखा जिसका नाम है स्व काव्य मीमांसा। स्व काव्य मीमांसा काव्य के कवि कौन है। राजशेखर। पाटलिपुत्र में कौन कौन विद्वान परिश्रमित होकर ख्याति अर्जित किए, यानी अपना नाम रोशन किया। पूरी ब्रह्मांड में अपना नाम रोशन किया। कौन कौन विद्वान जो परीक्षित होकर के पाटलिपुत्र से अपना नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। याद रखना, यहां विश्व के मूर्धन्य विद्वान कौन कौन थे। वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वरुचि और पतंजलि, ये सब विद्वान पाटलिपुत्र में परीक्षित हुए, दीक्षित हुए और पूरी संसार में अपना नाम, अपनी ख्याति को बढ़ाया। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र का नाम क्या था। तो पाटलिपुत्र का नाम था पुष्पपुरम, कुसुमपुरम। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र का नाम क्या था। तो पुष्पपुरम नाम था और कुसुमपुरम। पुष्पपुरम और कुसुमपुरम नाम से क्या प्राप्त होता है। इस नाम से यह प्राप्त होता है कि नगर के समीप पुष्पों यानी फूलों या पुष्पों यानी कि फूलों की अधिक खेती हो रहा था। पुष्पों यानी कि कहते हैं कि नगर के समीप पुष्पों का अधिक उत्पादन होता था। इस नाम से ऐसा ज्ञात होता है। आगे कहा पाटलिपुत्र शब्द किस रचना के आधार पर प्रचलित है। ये जो पाटलिपुत्र शब्द है, ये पाटलिपुत्र शब्द किस रचना के आधार पर प्रचलित है। किस रचना के आधार पर प्रचलित है। तो ये पाटल पुष्पा नाम के पुतली काल रचना के आधार पर प्रचलित है। पाटल पुष्पा नाम के यानी पाटल पुष्प के पुतली काल रचना के आधार पर प्रचलित है। आगे पाटलिपुत्र में सतकाल में कौन सा महोत्सव प्रचलित हुआ था। पाटलिपुत्र में सतकाल में कौन सा महोत्सव प्रचलित हुआ था। तो कौमुदी महोत्सव। कौन सा महोत्सव बच्चों। तो कौमुदी महोत्सव प्रचलित हुआ था सतकाल में। कौन से काल में। सतकाल में प्रचलित हुआ था। कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में प्रचलित हुआ। तो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि ये जो कौमुदी महोत्सव था ये गुप्त वंश शासन काल है। गुप्त वंश शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में ये प्रचलित हुआ था कौमुदी महोत्सव। 31 नंबर के प्रश्न में है किस अवसर पर
वहां सभी लोग आनंद मग्न हुए, यानी खुशियों से भर गए, आनंदित हुए। किस महोत्सव के अवसर पे? कौमुदी महोत्सव के अवसर पर। कौन से महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। आगे कौमुदी महोत्सव 32 के प्रश्न है। कौमुदी महोत्सव के अवसर पर कैसा दृश्य दिखाई देता था? तो दुर्गा पूजा के जैसा, आज जैसा भीड़ दुर्गा पूजा के अवसर पे दिखाई देता है, वैसा भीड़ पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव पे दिखाई देता था, जो चंद्रगुप्त वंश के शासनकाल में बहुत प्रचलित हुआ था। मध्यकाल में पाटलिपुत्र कितने वर्षों के अवशेष को धारण किए हुए? मध्यकाल में बच्चों याद रखना कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों के अवशेष को धारण किए हुए हैं। मध्यकाल में पाटलिपुत्र कितने वर्षों के अवशेष को धारण किए हुए हैं? तो याद रखना बच्चों 1000 वर्ष के अवशेष को धारण किए हुए हैं मध्यकाल में। हजारों वर्ष के अवशेष का संकेत किसमें मिलता है? तो मुद्रा राक्षस। किसमें? मुद्रा राक्षस में। मध्यकाल में कहता है हजारों वर्षों के अवशेष का संकेत किस काल में मिलता है? तो मध्यकाल में मिलता है। आगे किस वंश के समय पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ? किस वंश के समय में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ? मुगल वंश के समय में। किस वंश के समय में? मुगल वंश के समय में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ। किसके समय पाटलिपुत्र का समुचित विकास हुआ था? तो आंग्ल शासन काले, यानी आंग्ल शासन काले अंग्रेज के समय में। इसलिए अंग्रेजी भाषा का संस्कृत आंग्ल भाषायाम भी होते हैं, इसलिए संस्कृत में आंग्ल भाषायाम। और अंग्रेज के समय यानी आंग्ल शासन काल में पाटलिपुत्र का समुचित विकास हुआ। किसके शासन काल में? तो आंग्ल शासन काले। 38वें मध्यकाल में नगर के बीच में ही किस नाम का प्रसिद्ध स्थान था? मध्यकाल में पाटलिपुत्र में नगर के बीच में किस नाम का प्रसिद्ध स्थान था? तो पटनीति नाम का प्रसिद्ध स्थान था। कौन नाम का प्रसिद्ध स्थान था? पटनीति नाम का प्रसिद्ध स्थान था। कौन काल में? तो मध्यकाल में। पटन शब्द किससे निर्गीत हैं? ये जो पटन शब्द हैं, ये पटन शब्द किससे निर्गीत, यानी निर्गीतः का अर्थ होता किससे लिया गया, किससे निकला है। तो पटन शब्द जो है ये पतन से निकला। किससे निकला? पतन से। पतन से लिखना है पटन, अब पटन से हुआ पटना। नगर के पालिका देवी किस देवी के नाम से पूजी जाती है? तो ये जो नगर के पालिका देवी पटन देवी के नाम से पूजी जाती है। नगर के पालिका देवी बच्चों किस देवी के नाम से पूजी जाती? तो नगर के जो पालिका देवी हैं वो पटन देवी के नाम से पूजी जाती हैं। 39 में कहता आजकल पाटलिपुत्र बहुत विशाल है और किस राज्य की राजधानी है? और किस राज्य की राजधानी है? बच्चों आजकल पाटलिपुत्र बहुत विशाल है और किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार राज्य की राजधानी है। दिन प्रतिदिन किस नगर का विस्तार होता है? तो दिन प्रतिदिन किस नगर का विस्तार होता है? पाटलिपुत्र नगर जो है इनका दिन प्रतिदिन विस्तार होता है। विस्तार तो सबका होता, लेकिन इसका कुछ अधिक विस्तार होता है। आगे पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में, पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती। किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है और किस राज्य में है? कहा एशिया महादेश के सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है और किस राज्य में है? उसका नाम भी क्या है ये भी याद रखिएगा कि गंगा नदी पर
पुल का नाम गांधी सेतु, राज्य का नाम बिहार है। कभी कभी क्या करता है, ये जो प्रश्न है इससे पहले कई बार प्रश्न पूछे हैं कि गांधी सेतु किस देश में है, तो जब देश के नाम तो 3 ऑप्शन इंटरनेशनल और एक अपने देश का नाम देंगे भारत, या पूछ देंगे कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल किस राज्य में है, तो बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो याद रखना बच्चों बिहार। उसके बाद एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल किस जिला में है, तो पाटलिपुत्र, सहरसा, दरभंगा, कटिहार। तो याद रखना पाटलिपुत्र यानी पटना जिला में है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है, तो नदी के नाम में गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी। तो याद रखना कि गंगा नदी के ऊपर है। गोलघर कहां है बच्चों, गोलघर कहां है, पाटलिपुत्र में गोलघर है, पाटलिपुत्र में है। कौन कौन पाटलिपुत्र में है, गोलघर, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्य कालिका अवशेष और महावीर मंदिर। ये महावीर मंदिर जो अभी सबसे प्रचलित महावीर मंदिर है पाटलिपुत्र में। सिख संप्रदाय के 10म गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के 10म गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10म गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। आगे कहता गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहां है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ये सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु के नाम गुरु नानक थे और 5वें गुरु का नाम गुरु अर्जुन देव थे, जो 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किया। लेकिन वो रचना गुरु नानक के सभी किताबों का रचना किया था, इसलिए नाम गुरु नानक का दिया गया था। लेखक लेकिन गुरु नानक ने इस सबका संग्रह कर दिया था। गुरु अर्जुन देव ने। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। देश के तीर्थयात्री किस लिए आते हैं, तो देश के जो तीर्थयात्री पाटलिपुत्र आते हैं, जो सिख संप्रदाय के लोग हैं, वो दर्शन के लिए आते हैं। तो किसके दर्शन, तो उसके जो संप्रदाय के, उसके जो मत के गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उसके जन्म स्थान के दर्शन करने के लिए आते हैं, यानी दर्शन के लिए आते हैं। प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस क्षेत्र में महत्व धारण किए हुए हैं, तो विभिन्न क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, तो विभिन्न क्षेत्र में महत्व को धारण किए हुए। ये जो प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस क्षेत्र में महत्व को धारण किए हुए हैं, तो विभिन्न क्षेत्र में अपने महत्व को धारण किए हुए हैं। आगे कहता पर्यटन मानचित्र पर किस नगर का महत्वपूर्ण चित्र अंकित हैं, पर्यटन मानचित्र पर किस नगर का महत्वपूर्ण चित्र अंकित है, तो याद रखना बच्चों कि पाटलिपुत्र का, किसका, पाटलिपुत्र का चित्र अंकित है। आज आपके सामने ये पाटलिपुत्र चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो विकल्पिक हैं, उन विकल्प को लेकर के आए हैं। अब कल अगले जो वीडियो होंगे उसमें व्याकरण का, मैं सोचता हूं व्याकरण का भाग आपके सामने लेकर के आए। धन्यवाद।